वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी और उसमें पढ़ेंगे ओजोन परत, ओजोन लेयर। ठीक, सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर, उसके ऊपर एक्सोस्फियर। ठीक है, तो देखा जाए तत्वीय ऑक्सीजन मूल रूप से सामान्यतः द्विपरिमाणिक अणु में पाई जाती है। यद्यपि वायुमंडल के ऊपरी भाग में ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाले अणु भी पाए जाते हैं, जिसका सूत्र होता है O3 और इसे ही ओजोन कहते हैं। ठीक है, सामान्यतः आपका जो मूल रूप होता है ऑक्सीजन का वो O2 होता है, द्विपरमाणु होते हैं। हमारा जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसके ऊपरी भाग में ये 3 अणु एक साथ पाए जाते हैं, जिसका सूत्र O3 होता है, इसे ही ओजोन कहते हैं। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन का सामान्य द्विपरमाणु अणु होता है O2, उसके विपरीत ओजोन जो होता है वो विषैला होता है। हम लोग भाग्यशाली है कि ये जो है पृथ्वी की सतह के पास नहीं पाया जाता है, दूर पाया जाता है। और ये क्या होता है, इसका कार्य क्या है कि ये सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरण को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, इस प्रकार यह उन हानिकारक विकिरणों को पृथ्वी की सतह से पहुँचने से रोकती है जो कई जीव रूपों को हानि पहुँचा सकते हैं। हाल ही में ये पता चला है कि जो ओजोन परत है O3, उसका ह्रास हो रहा है, अवक्षय होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के यौगिक जो हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हुआ, वायुमंडल में स्थिर अवस्था में उपस्थित हो जाते हैं। और ये CFC हुए, फ्लोरीन युक्त कार्बन हुए, ये ओजोन से क्रिया करते हैं। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ओजोन परत में कमी आई है और हाल ही में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छिद्र पाया गया है। लाभदायक ओजोन और हानिकारक ओजोन। तो लाभदायक ओजोन में क्या है, ये पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। ठीक है, और यह एक सुरक्षात्मक परत है जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पे आने से रोकती है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, HCFC, हैलोजन जैसी ओजोन का क्षय करने वाली गैसें इस सुरक्षा कवच को नष्ट कर देती हैं और इसमें ओजोन में छेद का कारण बनती हैं। भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए कगाली संशोधन को अपनाया था, जिसका उद्देश्य क्या था कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से कम करना है। ठीक, याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का किगाली संशोधन वो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को कम करने के लिए है। हानिकारक ओजोन की बात की जाए तो सतह स्तर के पास पृथ्वी के निचले वायुमंडल, क्षोभ मंडल में ओजोन तब बनता है जब कार, बिजली संयंत्र, औद्योगिक बॉयलर, रिफाइनरियों, रासायनिक संयंत्रों, इन सब से प्रदूषक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रासायनिक रूप से प्रक्रिया करते हैं। सतह स्तर पर ओजोन एक हानिकारक प्रदूषक होता है। ठीक है, याद रखिएगा, सतह स्तर पर ओजोन जो है एक हानिकारक प्रदूषक है। आगे बढ़ते हैं, ओजोन का विरचन एवं विघटन। तो ऊपरी समताप मंडल में ओजोन जो है ये प्रचुर मात्रा में होती है और सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी UV किरणों से हमें बचाती है। ठीक है, जो पराबैंगनी विकिरण हैं UV रेज, ये त्वचा कैंसर यानी मेलोनोमा के कारण बनते हैं। ठीक है, पराबैंगनी विकिरणों की डाइऑक्सीजन अणु से प्रक्रिया का उत्पाद समताप मंडल में उपस्थित ओजोन है। ये उष्मागतिकी रूप से अस्थायी होती है और आणविक ऑक्सीजन में विघटित हो जाती है। ठीक है, ये जो है ये आपके आणविक ऑक्सीजन में विघटित हो जाती है और ओजोन परत में अवक्षय का मुख्य कारण जो होता है वो क्लोरोफ्लोरो यौगिक होते हैं। ठीक है, जिन्हें फ्रियोन भी कहा जाता है। ये यौगिक अक्रिय होते हैं, अज्वलनशील, विषहीन कार्बनिक अणु हैं। इसलिए इसका उपयोग क्या होता है, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर आदि में और प्लास्टिक फोम के निर्माण में, कंप्यूटर उद्योग में, इन सब में किया जाता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। ये वायुमंडल में जाकर के ओजोन से क्रिया करते हैं और इससे क्या होता है, ओजोन की जो परत है उसका क्षरण होने लगता है। चलिए ओजोन क्षेत्र की बात कर लें। तो देखिए, 1980 में वायुमंडलीय वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका पर कार्य करते हुए दक्षिणी ध्रुव के ऊपर ओजोन परत में क्षय, जिसे सामान्य रूप से ओजोन छिद्र कहा जाता है, इसके बारे में बताया। में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के परमाणुओं और क्लोरीन परमाणुओं से अभिक्रिया करके क्लोरीन सिंक बनाते हैं, जो ओजोन क्षय को काफ़ी हद तक रोकता है। और सर्दी में
एक विशेष प्रकार के बादल जिन्हें ध्रुवीय समतापीय बादल कहा जाता है, यही अंटार्कटिका के ऊपर बनते हैं। ये एक प्रकार की सतह प्रदान करते हैं जिससे बना हुआ क्लोरीन जो है नाइट्रोजन जल योजित होकर हाइपोक्लोरस बनाता है। आगे इसके क्षय के प्रभाव देख लेते हैं। इसमें क्षय के साथ अधिकाधिक पराबैंगनी विकिरण क्षोभ मंडल में क्षणित होते हैं और ये त्वचा का जीर्ण, मोतियाबिंद, सनबर्न, त्वचा कैंसर, कई पाद प्लवकों की मृत्यु, मत्स्य उत्पादन की क्षति आदि इसकी वजह से होती है। ठीक है। पौधों में भी देखा गया है कि पौधे जो हैं पराबैंगनी विकिरणों से बहुत तेज़ी से प्रभावित होते हैं और पत्तियों के रंध्र से वाष्पीकरण भी बढ़ जाता है, मिट्टी में नमी कम हो जाती है। बढ़े हुए पराबैंगनी विकिरण रंगों एवं रेशों को भी क्षति पहुंचाते हैं, जिसलिए वे जल्दी हल्के हो जाते हैं। देखते हैं भारत कूलिंग एक्शन प्लान ICAP 8 मार्च 2019 से। तो देखिए, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2019 के दौरान इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान विकसित और लॉन्च किया है। ठीक है, जो विश्व ओजोन दिवस 2021 की थीम के अनुरूप है। ठीक है, इसमें इमारतों में स्पेस कूलिंग, कोल्ड चेन इत्यादि शामिल है। अन्य बातों के साथ साथ कूलिंग की मांग को कम करना, रेफ्रिजरेटर ट्रांजिशन, ऊर्जा दक्षता वृद्धि, 20 साल की समयावधि के साथ बेहतर प्रौद्योगिक विकल्प भी शामिल हैं। 16 सितंबर यानी विश्व ओजोन दिवस की पूर्व संध्या पर वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, इसने भारत कूलिंग एक्शन प्लान का मसौदा जारी किया। इसके साथ भारत ऐसा दस्तावेज विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक है, ये जो है सेक्टरों में शीतलन आवश्यकता को संबोधित करने के लिए एक दीर्घकालिक योजना है। 2037 तक शीतलन मांग को 20 से 25% और प्रशीतन मांग को 25 से 30% तक कम करना इसका लक्ष्य है। ओजोन सेल द्वारा तैयार किए गए मसौदे का उद्देश्य क्या है? ओजोन परत को उन पदार्थों से बचाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए टिकाऊ शीतलन प्रदान करना जो इसका क्षय करते हैं, और विभिन्न सेक्टरों में शीतलन आवश्यकताओं को संबोधित करता है, उन कार्यों को सूचीबद्ध करता है जो शीतलक की मांग को कम करने में मदद करते हैं। इसका लक्ष्य पर्यावरण, सामाजिक, आर्थिक दोनों तरह के लाभों को हासिल करने के लिए उचित कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना है। ठीक है, और ICAP इसका व्यापक लक्ष्य समाज के लिए पर्यावरणीय और सामाजिक आर्थिक लाभ हासिल करते हुए सभी के लिए स्थायी शीतलन के साथ बढ़ते हुए तापमान से निजात प्राप्त करना है। ठीक है, ये तो हुआ आपका ICAP के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।